नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात राज्य में 52.5% वोट प्राप्त करके 7वीं बार सरकार बनाकर रचा इतिहास। यह कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने व जन कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों का परिणाम है। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए देश व प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी। जेपी दलाल ने सबसे पहले गुजरात में जीत पर कहा कि बीजेपी ने 52.5% वोट पाकर 7वीं बार बिना विरोध के सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब जन कल्याण की नीतियों व दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने का नतीजा है। उनका कहना था कि देश की जनता ने जता दिया है कि वो बीजेपी की नीतियां एवं पीएम मोदी के नेतृत्व के साथ हैं। वहीं हिमाचल व एमसीडी के साथ कई उपचुनाव में हार पर बोले कि हिमाचल में महज 1% वोट का अंतर रहा है। वैसे भी हिमाचल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, फिर भी हम अपनी कमियों को दूर करके व जनता की और सेवा कर अगली बार हिमाचल में सरकार अवश्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये चुनाव के नतीजे आए हैं ये अनुकूल हैं। इतने सालों से 7वीं बार जो सरकार रिपीट होकर के इतिहास बनाया है और वो भी 52.5% वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है कि इतने 20-25 साल से सरकार एक ही हो और प्रो इनकम्बेंसी होना तो बहुत बड़ी बात है। इससे साबित होता है कि देश की जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, मोदी जी के नेतृत्व में है और जो एक गरीब कल्याण की योजनाएं हमने की हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान बढ़ा है, तो इससे जनता बहुत प्रभावित है। और हिमाचल में भी हमेशा सरकारें बदलती रहती थी। अभी आप बता रहे हो कि 1% वोट से नीचे का गैप है। अगली बार इसको और कवर करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हमारी कोई कमियाँ रही होगी तो उसको दूर करेंगे। गुजरात के अलावा तो हिमाचल के साथ साथ जो एमसीडी उसमें भी हार हुई है, जो बाई इलेक्शन उनमें भी हार हुई है। बाई इलेक्शन में नहीं, कोई बाई इलेक्शन में ऐसा नहीं है। तो सीटें हमारी भी आई हैं और कुछ सीटें जो होती है, एक आध जो अपनी इनकी परंपरागत सीट है मुलायम सिंह की पिछले 30-40 साल से, तो उसमें हार नहीं कर सकते। वो सीट कभी वो हारे ही नहीं। एमसीडी में भी हार हुई है। एमसीडी लोकल बॉडी के लोकल मुद्दे होते हैं, इसको कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर ना देखा जाए। तो बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है उससे पहले हरियाणा के जो संगठन है उसमें बदलाव किया गया, प्रभारी तक को बदल दिया गया। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से उनको जानकारी ज़रूर मिलेगी, देश के बारे में समझ हो जाएगी। और कोई भी राजनीति में आदमी आए, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, देश को जानना ज़रूरी है। अभी तक वो बाहर ही रहे ज़्यादा और सुरक्षा के घेरे में रहे। ये अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि उनको और कई साल तक यात्रा करनी चाहिए। अगर किसानों की बात करें तो किसान जो हो, जो आंदोलन के दौरान केस बने थे, उनकी वापसी को लेकर फिर से आंदोलन करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, किसान के सारे केस वापसी लेने की हमारी प्रतिबद्धता है और ये सभी जानते हैं कि जो केस टू कोर्ट हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, चालान पेश हो जाते हैं, उसमें कोर्ट की सहमति से ही वापस होते हैं। और हमारी जो सरकार के वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट की सहमति से धीरे धीरे करके उनको वापस करवाएं। और जो केस सरकार के अपने दम पर वापस होने थे वो तो हमने कर दिए सारे, और इनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे के। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में जिला रोजगार सृजन केंद्र भिवानी विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति भगवती प्रसाद शर्मा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने की। वहीं मुख्य अतिथि ने युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर भारत को स्वावलंबी बनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पूर्व कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे अधिक वर्किंग एज वाला देश बनने जा रहा है। भारत हमेशा से स्वावलंबी रहा है। भारत में बेरोजगारी नाम का कोई शब्द ही नहीं था। प्राचीन समय से ही भारत मैन्युफैक्चरिंग में अग्रिम था।
यदि हम स्वावलंबी बनेंगे तो पुनः भारत को प्रमुख आर्थिक शक्ति बना सकते हैं। उन्होंने निरमा कंपनी और भारत की सुप्रसिद्ध स्वावलंबी महिला किरण मजूमदार, लिज्जत पापड़, अमूल डेयरी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। हमें अपनी 37 करोड़ युवा शक्ति को स्वावलंबी बनाने के प्रयास करने होंगे, तभी भारत पुनः विश्व गुरु बन सकेगा। आज आप सबके समक्ष एक सूचना और भी मुझे देनी थी। वो यह थी कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हमारा यहाँ पर एक लगातार प्रयास बना हुआ है कि विद्यार्थियों को उद्यमशीलता की तरफ ले जाया जाए, और इस दिशा में हमने अनेक वर्कशॉप भी की, कंपटीशन भी किए, एग्जीबिशंस भी लगाई, आप सबको इसके बारे में पता भी है। और पीछे हमने एक जिला रोजगार सृजन केंद्र की एक यहाँ पर स्थापना भी की थी। जिला रोजगार सृजन केंद्र का मुख्य काम यही है कि युवाओं को किस तरीके से स्वरोजगार और उद्यमशीलता की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि आज आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में काम कैसे किया जाए, कैसे कराया जाए, और क्या क्या नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, उस को देखते हुए बच्चों को स्किल करना, उनको कौशल प्रदान करना, और उनको सिर्फ मात्र उनके दिमाग में डिग्री लेने के बाद सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ ही ना वो जाएं, बल्कि अपना काम करें, क्योंकि इससे संसाधनों का बेहतर प्रयोग होता है, इससे आर्थिक विकास होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस आत्मनिर्भर बनाने में हम किस तरीके से भिवानी और इस आसपास के लोग इस दिशा में पहल कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये जिला रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना पूरे हरियाणा में चल रही है। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा भिवानी में 17 सेंटर बनाए गए हैं। इस बारे में संबंधित बीएलओ ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों में बूथ्स बनाकर परिवार पहचान पत्र में हुई त्रुटियों को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि नागरिक विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सके। भिवानी में परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के लिए शहर में विभिन्न जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन शहरवासी त्रुटि ठीक करने वाले सेंटर्स की सही जानकारी न होने के कारण इधर उधर भटकते हुए नजर आए। उसी को लेकर भिवानी हलचल की टीम ने सभी सेंटर्स को लेकर जानकारी हासिल की। भिवानी में बूथ नंबर 1 से लेकर 4 में जो लोग वोट डालते हैं, उनकी परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां बाल भवन में ठीक की जा रही हैं। भिवानी के बूथ नंबर 5 से लेकर 11 तक की त्रुटियां भिवानी पब्लिक स्कूल में ठीक की जा रही हैं, जबकि बूथ नंबर 12 से लेकर 16 की त्रुटियां नेहरू बाल भवन में ठीक की जा रही हैं। बूथ नंबर 17 से लेकर 20 की त्रुटियां केएम हाई स्कूल में ठीक की जा रही हैं, जबकि बूथ नंबर 21 से लेकर 31 तक की त्रुटियां हलवासिया विद्या विहार स्कूल में ठीक की जा रही हैं। बूथ नंबर 32 से लेकर 39 तक की त्रुटियां सिंचाई विभाग बड़ चौक में ठीक की जा रही हैं। बूथ नंबर 40 से लेकर 47 तक की त्रुटियां गोस्वामी चंद्रगिरी स्कूल में ठीक की जा रही हैं, जबकि बूथ नंबर 48 से लेकर 54 तक की त्रुटियां गवर्नमेंट हाई स्कूल हनुमान ढानी में ठीक की जा रही हैं। बूथ नंबर 55 से लेकर 70 तक की त्रुटियां फूला देवी हाई स्कूल में ठीक की जा रही हैं, जबकि बूथ नंबर 71 से लेकर 83 तक की त्रुटियां राजकीय प्राइमरी मॉडल स्कूल सिटी थाने के निकट ठीक की जा रही हैं। बूथ नंबर 84 से लेकर 95 तक वैश्य मॉडल स्कूल भिवानी में, और बूथ नंबर 96 से लेकर 101 तक वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में ठीक की जा रही हैं। 106 से लेकर 111 तक की त्रुटियां बीटीएम प्राइमरी स्कूल भिवानी में ठीक की जा रही हैं, जबकि बूथ नंबर 112 से लेकर 126 तक की त्रुटियां वैश्य कॉलेज भिवानी में ठीक की जा रही हैं। बूथ नंबर 127 से लेकर 132 तक की त्रुटियां जन सेवा सदन नई अनाज मंडी में की जा रही हैं, जबकि 133 से लेकर 136 तक की त्रुटियां आईटीआई भिवानी में ठीक की जा रही हैं। सभी नगरवासियों से अपील की गई है कि जहां उनका वोट डलता है वहां न जाकर बताए गए स्थान पर ही जाकर अपनी अपनी त्रुटियां ठीक करवाएं। कुमार हमें बीएलओ बूथ नंबर फिलहाल तो बूथ नंबर 62 है, लेकिन एलसी कोड है मेरा 5756, और इसके ये ट्रिपल पी अपडेशन के लिए 2 दिन का कैंप लगा 10-11 और 16-17-18। 10-11 तारीख में हमारे पास तो वेन्यू जो लिस्ट है वो है 5701 से लेकर 5704 तक बाल भवन भिवानी में,
और 5705 से लेके 5711 ये है जी भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी में। और इसके बाद है 5712 से 5716 नेहरू बाल भवन भिवानी। इसके बाद है सर 5717 से 5720 तक है KM हाई स्कूल भिवानी में है। 5721 से 5731 तक हलवासिया विद्या विहार भिवानी है सर। इसके बाद है सर 5732 से लेकर 5739 तक है ये है जी लोकोमोटिव इंजीनियरिंग भिवानी। अच्छा सर 5740 से लेके 5747 तक है स्वामी चंद्रगिरी हाई स्कूल भिवानी। इसके बाद में 5748 से लेकर 5754 तक है गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाणी हनुमान भिवानी। और इसके बाद में है सर 5755 से 5763 तक फूला देवी गर्ल हाई स्कूल भिवानी। और 5764 से लेकर 5770 तक भी फूला देवी गर्ल हाई स्कूल भिवानी में ही है। इसके बाद 5771 से लेकर 5783 तक प्राइमरी मॉडल स्कूल नियर थाना सिटी। हैदराबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं से जोड़ने की सेवाओं को लेकर तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं महामहिम ने अशोक भारद्वाज, रवि चौहान इत्यादि के साथ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। भिवानी निवासी BCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल ने मुझे व मेरे साथी रवि चौहान बहल राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्डी अशोक कुमार भारद्वाज को सम्मानित किया है। यह सम्मान भिवानी जिले व हरियाणा प्रदेश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से वे दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में भाग दिलवा रहे हैं। आगे भविष्य में भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बड़े स्तर के इवेंट करवाए जाएंगे ताकि दिव्यांग खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं को और अधिक निखारते रहें। गौरतलब है कि हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जारी 4 दिवसीय 2020 मुकाबले के तीसरे दिन 4 टीम्स के बीच मुकाबले रहे, जिसमें पहला मुकाबला रवि 11 और हार्ले 11 के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मैच आनंद 11 और प्रवीण 11 के बीच खेला गया। इन मुकाबलों में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर आशीर्वाद दिया। महामहिम राज्यपाल ने खिलाड़ियों के समक्ष बोलते हुए कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो मैदान में खिलाड़ी एक हाथ एक पैर से खेल रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी जिस प्रकार से चौके छक्के लगाकर अपनी प्रतिभा का बखान कर रहे हैं, इससे इनके हुनर को देखते हुए इन्हें डिसेबल्ड नहीं कहा जा सकता। ये खिलाड़ी केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम रोशन करेंगे। That even the super-abled children, super-abled youngsters can perform to the best. Sometimes I have seen they are playing much well than the normal personalities. So my best wishes to you all. Continue your good work and support to the super-abled people. Definitely will give some pride, not only pride, some self-satisfaction. I wish the program all success. राज्यपाल के द्वारा जो सम्मान हमें मिला है वो हम उससे बहुत गदगद हैं, क्योंकि मेरे साथ में रवि चौहान, रविंद्र भाटी और भिवानी से अशोक भारद्वाज भी साथ आए थे। उन सबको राज्यपाल महोदया ने ये सम्मान दिया है। ये हमारे लिए, भिवानी के लिए, हरियाणा के लिए और सारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐप की तरह और भी अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हम जल्दी से जल्दी करवाते रहेंगे, ताकि ये दिव्यांग खिलाड़ी जितना इनको आर्थिक मदद मिले, जितना ज़्यादा खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। खुशी तो है, बहुत खुशी है कि अभी हमारा टीम फाइनल्स में गया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई शुड कंग्रेचुलेट द अदर 2 टीम्स ऑल्सो। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल मेरा टीम, everyone is playing very good. HAP Cup tournament is all about bringing the best out of the players. तो मेरे को खुशी भी है और आई कंग्रेचुलेट अदर टीम। सो अभी मुकाबला कल हार्ली टीम वर्सेस आनंद टीम है फाइनल्स में। बीती शाम को आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भिवानी जिले की सैकड़ों आशा वर्कर्स ने नेहरू पार्क, हांसी गेट, पुराना बस स्टैंड होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन के माध्यम से NHM को सार्वभौमिक अनुप्रयोग और पर्याप्त बजट देने,
आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स को पक्का करने, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, ESI, PF लागू करने, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने, सभी आशा वर्कर्स एवं फैसिलिटेटर्स को 6 माह का मातृत्व अवकाश, कोविड के दौरान मृत आशा वर्कर्स के वारिसों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने, पूरे देश में आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स के लिए एक समान काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने आदि की मांगें रखी। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर्स नेहरू पार्क भिवानी में एकत्रित हुई। उपरोक्त मांगों को लेकर 12 महीने पहले व बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था, मगर आज तक भी उपभोक्ताओं को ये मांगे पूरी नहीं की गई हैं, जिससे आशा कर्मियों के लगातार केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा है। आज का हमारा प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि वो काम हमारा नहीं है। हम ऑफलाइन काम हम कर रहे हैं, रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं, सभी प्रकार के काम हम कर रहे हैं, फिर भी जानबूझ के सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाया हुआ है। इतनी पढ़ी लिखी हमारी बहनें नहीं है कि जो ऑनलाइन काम करने में सक्सेस हो, ये काम चलेगा नहीं। फिर भी ये जानबूझ के आशा वर्कर को बार बार ऑनलाइन काम करने के लिए शोषित कर रहे हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस काम का हम पुरजोर विरोध करते हैं, ये काम हरगिज नहीं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 27 दिसंबर को अनिल विज का घेराव करेंगे और हमारी सभी बहनों को अनिल विज के घेराव के अंदर उसको घेर लेंगे और हमें सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हर तीसरे दिन बेटियों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रही है। पिछले 2018 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था, लेकिन वो फाइल अब तक ज्यों की त्यों पड़ी है। सरकार हमारी कोई मांग नहीं मान रही। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम पेन से लेकर पहिया तक जाम कर देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।